गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम लोग के पास एक गृह विज्ञान का पेपर है हिंदी मीडियम का, यूपी बोर्ड का। वही आप लोगों के पास शेयर करना चाहते हैं। हम आशा करते हैं ज़रूर इससे आपको बोर्ड एग्जाम में काफ़ी मदद मिलेगी। ये देखिए पेपर है, यूपी बोर्ड 2024 का पेपर है। कोड नंबर 823 सेकेंड गृह विज्ञान का पेपर है, जो केवल बालिकाओं के लिए होता है। उनके लिए काफ़ी मदद मिलेगी इससे। देखिए इसमें पूर्णांक पूरे 70 नंबर के होते हैं। 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया जाता है। 15 मिनट पहले दिया जाता है बच्चों को प्रश्न को अच्छी तरीके से पढ़ने के लिए। पहले पढ़ना चाहिए इसको कायदे से, फिर उसके बाद करना चाहिए। चलिए हम आप लोग कुछ बताते हैं इसमें, ज़रूर इस बोर्ड एग्जाम में काफ़ी आपको मदद मिलेगी। देखिए पार्ट ए 1 से 20 तक जो बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं, 1 से 20 तक बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं, सब 1 नंबर के हैं। पहले इसको बता देते हैं। चलिए यहाँ देखिए, एंजिल के अनुसार कम आय वर्ग के परिवार की आय का अधिकांश प्रतिशत वह किस मद पर होता है? तो किस मद पर होता है? अधिक भोजन के मद पर अधिक खर्च करते हैं। फिर देखिए सेकंड क्वेश्चन है कि फूलों को अधिक समय तक ताज़ा बनाए रखने के लिए फूलदान के पानी में क्या डालना चाहिए? तो साबुन। पीतल की मूर्तियों की सफाई किसके द्वारा की जाती है? ये की जाती है ब्रासों द्वारा। ये देखिए क्वेश्चन आ गया, बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं। 4 चम्मच का दाम 40 रुपये है, तो 12 चम्मच का दाम, इसको आप क्या करेंगे? इसको करने के लिए 4 चम्मच लिखा है, तो ऐसे निकाल लीजिए कि क्या लिखेंगे यहाँ से, चूँकि 4 चम्मच, 4 जो चम्मच है का दाम कितना है? 4 चम्मच का दाम 40 रुपया है, तो हम लोग 1 चम्मच का दाम निकालेंगे। 1 चम्मच के दाम निकालेंगे, आ जाएगा 40 बटा में करेंगे 4, 1 का आ जाएगा कितना? 10। तो 12 का निकालेंगे, तो 12 चम्मच निकालेंगे तो क्या करेंगे? 12 गुणते 10 आ जाएगा 120। तो हमारा आंसर हो जाएगा कौन सा? 120। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मई प्रतिवर्ष। जल की अस्थायी कठोरता को दूर किया जा सकता है जल में ब्लीचिंग पाउडर मिलाकर। लाल दवा का वैज्ञानिक नाम? लाल दवा का वैज्ञानिक नाम है पोटेशियम परमैंगनेट। निम्नलिखित में से कौन सा रोग अशुद्ध जल से नहीं फैलता है? अशुद्ध जल से कौन सा नहीं? 6 रोग, बाकी सब अशुद्ध जल से फैलते हैं। वस्तुओं के जलने से गैस बनती है, वस्तुओं के जलने से कौन सी गैस बनती है? तो बनेगी कार्बन डाइऑक्साइड। रीठे के घोल में कौन से वस्त्र धोए जाते हैं? तो जगह रेशमी एवं ऊनी, यानी हल्के कपड़े धोए जाते हैं। शुष्क धुलाई में इस्तेमाल किया जाता है, शुष्क धुलाई में इस्तेमाल किया जाता है सूखा पाउडर। कच्चे रंग के कपड़े धोते समय पानी में मिलाया जाता है, क्या मिलाएंगे? सिरका। ये क्वेश्चन नंबर 13। विटामिन ए का उत्तम स्रोत? विटामिन ए का उत्तम स्रोत क्या है? सब्जियां। मक्खन को गर्म करने से किसकी हानि होती है? तो होती है किसकी? मक्खन को गर्म करने विटामिन ए की। पेचिश के रोगी को आप कैसा भोजन देंगे? दही चावल। कैसा देंगे? दही चावल। खाने का सोडा से नष्ट होने वाला पोषक तत्व हो जाएगा कैल्शियम। कौन से अस्थिभंजन में खपच्चियों का प्रयोग किया जाता है?
तो हो जाएगा टांग की अस्थिभंजन। मूर्छित अवस्था में घायल को स्थानांतरित करने की विधि कौन सी है? यह हस्त आसन, यानी हाथ से उठाकर। घाव को भरने में कौन सी पुल्टिस का प्रयोग किया जाता है? घाव को भरने में कौन सी पुल्टिस का प्रयोग किया जाता है? यह आटे की पुल्टिस। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। ये आपके बहुविकल्पीय प्रश्न हो गए। अब आ जाते हैं पार्ट बी खंडवा में, जो सभी क्या है 2 नंबर ही हैं। कितने? 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन हैं इसमें। ये हैं 21 से लेकर के 26 तक। पारिवारिक बजट बनाने में उत्पन्न होने वाली कोई 2 बाधाएं लिखिए। पारिवारिक बजट बनाने में उत्पन्न होने वाली 2 बाधाएं हैं। इसको हम लिख के नहीं, हम ऐसे ही बता दे रहे हैं। एक है आय की अनिश्चितता, दूसरी है आवश्यकताओं और इच्छाओं की असीमितता। 2 है। हैजा रोग से बचने के कोई 2 उपाय लिखिए। तो हैजा रोग से बचने के 2 उपाय हैं कि हमें क्या स्वच्छ जल पीना चाहिए, दूसरा है जल उबाल कर पीना चाहिए, तीसरा रसोई। ये है फैंसी टाँकों के नाम लिखना है। तो फैंसी टाँके कई प्रकार के होते हैं, कुछ टाँकों के नाम बता दे रहे हैं। फैंसी टाँक क्या होते हैं? पार्टी टाँक, डिजाइनर टाँक, फैशन टाँक, ग्लैमर टाँक, स्टाइलिश टाँक, फ्लंटी टाँक, ड्रीम टाँक, ग्लिटर टाँक। ये कुछ टाँक्स हैं ने? आते 24 नंबर। रसोई घर की व्यवस्था का सिद्धांत लिखिए। तो रसोई घर की व्यवस्था का सिद्धांत, तो पहला सिद्धांत क्या है? सुव्यवस्थितता, दूसरा सिद्धांत सुरक्षा, तीसरा स्वच्छता, चौथा कार्यक्षमता, पांचवा सौंदर्य और छठा उपयोगिता। 6 बता दे रहे हैं, 6 पर्याप्त हैं। आ जाते हैं 25वें नंबर पर। दूध को उबालने से होने वाले कोई 2 लाभ लिखिए। दूध को उबालने से पहला लाभ है कि जीवाणु नष्ट हो जाते हैं, दूसरा लाभ है पाचन में सुधार होता है। 26 नंबर क्या है? घायल को स्थानांतरित करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो पहला ध्यान तो सावधानी रखना चाहिए, दूसरा क्या है रोगियों को आराम मिलना चाहिए, तीसरा स्थिरता, चौथा चोट की प्रकृति पर निर्भर करता है, चोट की प्रकृति। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। तो उच्च एवं निम्न आय वर्गों के बजट में क्या अंतर है? तो उच्च आपको लिखना होगा, तो आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे एक इस तरफ लिखेंगे उच्च आय वर्ग और एक तरफ लिखेंगे निम्न आय वर्ग। फिर उच्च आय वर्ग में आप लिखेंगे कि अधिक आय, बचत, निवेश, विलासिता खर्च और शिक्षा स्वास्थ्य। ये हो जाएंगे, सब पॉइंट बना के लिखेंगे आप। अब इधर जो निम्न आय वर्ग की तरफ लिखेंगे कि कम आय, कम बचत, आवश्यक खर्च, सीमित निवेश और सीमित शिक्षा और स्वास्थ्य। ठीक। क्वेश्चन नंबर 20। क्लोरीनीकरण से क्या तात्पर्य है? क्लोरीकरण एक प्रक्रिया होती है जिसमें हम लोग क्या है जलों को या किसी भी चीज़ को क्या करते हैं? शुद्ध करते हैं। कैसे शुद्ध करते हैं? क्लोरीन गैस या कोई तरल पदार्थ मिलाकर। तो देखिए, क्लोरीनीकरण एक प्रक्रिया है जिससे जल या अन्य तरल पदार्थों में क्लोरीन गैस या क्लोरीन युक्त यौगों को मिलाकर जीवाणुओं, वायरसों व अन्य सूक्ष्म जीवों को नष्ट किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य जल को स्वच्छ और सुरक्षित रखना या बनाना है। शुष्क धुलाई से क्या तात्पर्य है? शुष्क धुलाई में काम आने वाले अभिकर्मों के नाम। देखिए, शुष्क धुलाई क्या होती है? तो शुष्क हम ऐसे बता दे रहे हैं। तो शुष्क धुलाई एक प्रक्रिया है जिसमें कपड़ों की धुलाई के लिए पानी का उपयोग नहीं किया जाता, बल्कि कुछ विशेष रसायनों और मशीनों का उपयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया में कपड़ों को साफ करने के लिए क्लोरोफॉर्म या अन्य साल्ट्स का उपयोग किया जाता है। शुष्क धुलाई काम आने वाले अधिकारों के नाम बता रहे हैं कुछ। एक है क्लोरोफॉर्म, दूसरा क्या है इलेक्ट्रोलाइसिस, तीसरा है हाइड्रोकार्बन, चौथा है ड्राई क्लीनिंग, पांचवा स्टीम क्लीनर, छठा है वैक्यूम क्लीनर, फिर क्या है स्मार्ट क्लीनर
ये कई प्रकार की हो जाती हैं, इतना पर्याप्त है। आ गया स्वस्थ व्यक्ति और रोगी व्यक्ति के आहार में, स्वस्थ व्यक्ति और रोगी व्यक्ति के आहार में अंतर स्पष्ट करें। देखिए स्वस्थ व्यक्ति और रोगी व्यक्ति के आहार अलग अलग होते हैं। तो पहले हम लोग बात करें संतुलित आहार की। क्या स्वस्थ व्यक्ति क्या आहार, तो स्वस्थ व्यक्ति का आहार क्या है कि संतुलित आहार। स्वस्थ व्यक्तियों को संतुलित आहार लेना चाहिए जिसमें सभी पोषक तत्व तो शामिल हैं। ताज़े फल और सब्जियां, स्वस्थ व्यक्ति को ताज़े फल और सब्जियां लेनी चाहिए। फिर साबुत अनाज, स्वस्थ व्यक्ति को साबुत अनाज लेने चाहिए, जैसे ब्राउन राइस, क्या है साबुत गेहूं की रोटी न खानी चाहिए। फिर आ जाते हैं स्वस्थ वसा का हम उपयोग कर सकते हैं। रोगी व्यक्तियों के लिए हल्के भोजन चाहिए, विशेष आहार, जैसे रोगी व्यक्ति को विशेष आहार लेना चाहिए जो उनकी बीमारी के अनुसार हो। पाचन में आसान भोजन जो आसानी से पच जाए। रोगी व्यक्ति को पाचन में आसान भोजन जैसे कि दलिया, सूप न ऐसे भोजन का उपयोग करना चाहिए। कम वसा वाले भोजन का भी उपयोग करना चाहिए। मनुष्य के शरीर में अस्थि संस्थान की उपयोगिता पर टिप्पणी लिखी। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, मनुष्य के शरीर में अस्थि संस्थान की उपयोगिता बहुत अधिक है। यह शरीर को आकार और संरचना प्रदान करती है और इसके कई महत्वपूर्ण कार्य हैं। शरीर को आकार देना, गति और समर्थन में उपयोग करना, सुरक्षा प्रदान करती है। अस्थि संस्थान शरीर के लिए आंतरिक अंगों का सुरक्षा प्रदान करती है, रक्त कोशिकाओं का निर्माण करती है, फिर कैल्शियम और फास्फोरस का भंडारण करती है। ये सारी चीज़ें होती हैं। आ जाते क्वेश्चन नंबर 32 में। पर्यावरण से जनजीवन पर पड़ने वाले प्रत्यक्ष प्रभावों का वर्णन करना है। तो पर्यावरण से जनजीवन पर पड़ने वाले प्रत्यक्ष प्रभाव क्या हैं? इस जीवन पर इसके तो बहुत प्रभाव पड़ते हैं। जैसे मान लेते हैं वायु प्रदूषण से श्वसन संबंधी समस्याएं हो जाती हैं, जल प्रदूषण से जल जनित बीमारियां हो जाती हैं, ध्वनि प्रदूषण से श्रवण शक्ति की हानि होती है और विकिरण से कैंसर और अन्य बीमारियां हो जाती हैं। अगर मानसिक की बात करें, तनाव और अवसाद बढ़ता है, अनिद्रा और थकान आती है, मानसिक अशांति बढ़ती है। पोषण और स्वास्थ्य पर भोजन में प्रदूषण तत्वों का प्रवेश हो जाता है। जल प्रदूषण से पीने के जल में अशुद्धियाँ हो जाती हैं। वायु प्रदूषण से फसलों की गुणवत्ता में कमी आती है। बहुत से नुकसान है ऐसे। और जीवन शैली पर क्या प्रभाव पड़ता है? जीवन शैली पर भी काफ़ी प्रभाव पड़ता है। तो अब इसके इतना बहुत पर्याप्त है। अब हम लोग उसको देखते हैं। अशुद्ध जल से रोग किस प्रकार फैलते हैं? अशुद्ध जल से कई प्रकार के रोग फैलते हैं, जैसे हैजा, डायरिया, टाइफाइड, मलेरिया, जल जनित बीमारी, पीलिया, गुर्दे की बीमारी, ये सारी चीज़ हो जाती हैं। अशुद्ध जल के फैलने वाले बहुत मुख्य कारण क्या है कि जल में अशुद्धियाँ का मिलना, जल में जीवाणुओं और वायरसों का होना, जल में रासायनिक प्रदूषण होना, ये सब चीज़ें मिली रहती हैं, जिससे कई प्रकार की बीमारियाँ आ जाती हैं। इसके नियंत्रण हम लोग क्या करेंगे? नियंत्रण ये है कि जल का शुद्धिकरण करके पिएंगे। जल का उपयोग अगर जहाँ कहीं अगर शुद्ध जल नहीं है, कार्य ठीक नहीं है, तो लोग उबाल कर पानी पी सकते हैं, ठंडा करके पी सकते हैं। फिर जल का उपचार, जल में अशुद्धियों को दूर करने के लिए हम लोग का ब्लीचिंग पाउडर की वजह से भी क्या इसको शुद्ध कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ लिखा गया निम्नलिखित में से प्रत्येक का कार्य बताना है। इंच टेप क्या काम करता है? माप लेने के काम आता है। फिंगर कैप क्या काम करता है? फिंगर कैप करता है में कई तरीके की फिंगर हो जाती हैं। जैसे मान लेते हैं स्टीयरिंग व्हील्स में क्या यूज़ करते हैं, गियर स्टीयर में कभी करते हैं, हैंडल कैप में यूज करते हैं। तो फिंगर कैप फिंगर में लगाया जाता है, जैसे फिंगर मतलब फिंगर भी सुरक्षित रहती है। आगे तो सुई का उपयोग हर कोई जानता है। सुई का उपयोग घर में हर किसी घर में उपयोग की जाती है। सुई काकर एक प्रकार का छोटा सा उपकरण होता है जिसका उपयोग सुई को धागे में का पिरोने के लिए किया जाता है।
ऐसे सुई, कई प्रकार की सुई भी होती हैं। सुई को धागे में पिरोने के लिए, धागे को सुई के काकर का प्रयोग करते, धातु का सुई काकर, कई प्रकार सुइयाँ हैं। सुई का उपयोग तो आता है, सुई बनाने कोई जरूरत नहीं है। आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर, अच्छा अभी इसी में है अस्थिभंजन। इसका एक क्वेश्चन है अस्थिभंजन। अस्थिभंजन का मतलब होता है कि जो हड्डियों में किसी प्रकार की मोच या किसी प्रकार की क्रैक आ जाता है, उसको अस्थिभंजन कहा जाता है। तो अस्थिभंजन क्या होता है? देखो, अस्थिभंजन क्या है कि एक ऐसी स्थिति है जिसमें हड्डियों की घनत्व कम हो जाती है, जिसमें हड्डियां को टूटने का खतरा बढ़ जाता है। अस्थिभंजन के कई कारण हो सकते हैं, जैसे लाइफ में और कारण उसके लक्षण बता रहे हैं। उसके मुख्य लक्षण क्या हैं कि हड्डियों को कमज़ोर होना, हड्डियों के टूटने का खतरा, कमर के दर्द, रीढ़ की हड्डी के दर्द, खड़े होने में परेशानी, चलने में परेशानी, ऐसे बहुत सी बीमारियाँ हो जाती हैं। मांसपेशियों की कमजोरी होने लगती है, संतुलन की समस्या हो जाती है, चलने में दिक्कत आने लगती है, ऐसे बहुत सी। इसको हम ठीक कैसे करेंगे? तो इसको प्राथमिक उपचार में क्या है कि हमको क्या है, बराबर व्यायाम करना चाहिए, पोषण का उपयोग करना चाहिए जिसमें कैल्शियम और विटामिन पर्याप्त मात्रा में रहें। हड्डियों के लिए कैल्शियम और बहुत काम की चीज़ होती है, बहुत फ़ायदेमंद होती है। भोजन को पकाने का भी हम लोग देखेंगे, ये तो हो चुका है, अब आगे देखिए। भोजन को पकाने के मुख्य उद्देश्य क्या हैं और भोजन पकाते समय पौष्टिक तत्वों को आप सुरक्षित कैसे रखेंगे? तो भोजन का पकाने का मुख्य उद्देश्य क्या है कि भोजन को पकाने, पहली बात तो भोजन को पकाने से स्वादिष्ट हो जाता है, सबसे बड़ा जो इसका उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य क्या है? सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देता है, पौष्टिक तत्वों को उपलब्ध कराता है, जैसे दूध वगैरह को पका देते हैं। स्वास्थ्य और स्वाद और बनावट में तो सुधार आता ही है। और हमको जब भोजन पकाते समय कुछ बातों को ध्यान रखना चाहिए, जैसे उचित तापमान, ज़्यादा तेज़ नहीं पका देना चाहिए कि कुछ जल जाए या उसके पोषक तत्व नष्ट हो जाएँ, या भोजन को कम समय तक पकाएँ, उचित तापमान पर पकाएं। भोजन को पकाते समय पौष्टिक तत्वों का सुरक्षित रखने के लिए कई तरीके हैं। उचित तापमान, कम समय, कम पानी, ढक कर पकाना, ताज़ा सामग्री का उपयोग करना, ऐसे कई चीज़ें होती हैं। तो इसलिए थोड़ा सा हमने ऐसे ही आपको ओरली थोड़ा सा बता दिए, शायद आप आशा करते हैं कि ज़रूर आपको मदद मिलेगी। एक बार क्वेश्चन पेपर को शायद से ढंग से देख लीजिए। और अभी एक हमारा उद्देश्य था कि आपको एक बार क्वेश्चन पेपर दिखा दिया जाए, ओरली आपको आंसर बता दिया जाए। बाकी और कहेंगे तो हम इसका आंसर लिखित भी दे सकते हैं, पूरा लिख के बना के PDF डाल देंगे। लेकिन हमको लगा आसान था, गृह विज्ञान पेपर आसान ही होता है विशेषतर, तो इसलिए ज़्यादा हमने लिखने की कोशिश नहीं किया, ऐसे एक्सप्लेन कर दिए थोड़ा से। क्वेश्चन पेपर आप लिख लेंगे तो इससे आपको काफ़ी मदद मिल जाएगी। ठीक है, थैंक यू।